ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ के अंदर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन आया था, कैसे एक रेजिस्टेंस का भी फैक्टर आया हुआ था। क्या था ओम्स लॉ, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, ये था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा करंट इन द कंडक्टर। और यहां पे हम एक फैक्टर ले आए थे R, कांस्टेंट था हमारा यहाँ पे R, और इसको हमने बोला था रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को अगर यहां से निकालते हैं तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप वोल्ट पढ़ चुके हो और करंट के लिए आप एम्पियर पढ़ते हो। इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर थी जिसको हम ओम बोलते थे। ओके, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में कुछ इतना ही पढ़ा था हमने। लेकिन रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये हमको आज देखना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये टॉपिक रहेगा आज का आपका। तो रेजिस्टेंस नाम से भी क्लियर है, रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना। तो ये किसको रोकता है? ये करंट को चलने से रोकती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द फैक्टर which opposes करंट। जो करंट को क्या करती है? अपोज करती है। क्यों करती है ये भी हमको पढ़ना है। ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्जेस inside the conductor in motion। जो हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये हमारी वायर है और यहां पे हमने एक बैटरी लगा रखी है या फिर एक सेल लगा रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच का, वो V वोल्ट हमने मान रखा है। मतलब V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी। और इस वजह से क्या हुआ, आपके जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चलना स्टार्ट कर गए। ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कंडक्टर में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। मैं कंडक्टर की ही बात कर रहा हूं पूरे चैप्टर में। तो कंडक्टर में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपस में कोलिजन होता है, और जब भी कोलिजन होगा तो हीट वहां पे जनरेट होती है। और इतने ज्यादा कोलिजन यहाँ पे होंगे तो बहुत ही ज्यादा हीट यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और उस हीट के कारण आपकी वायर गर्म हो जाएगी, और वो गर्म होके एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट कर देगी हीट। और हीट एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। बेसिकली आप यहां से एनर्जी दे रहे हो और वहां पे करंट चलने की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, ये जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से चार्जेस चल नहीं पा रहे हैं। तो इसी फैक्टर को रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, जो करंट को अपोज कर रहा है। तो वो रेजिस्टेंस का कोज क्या है, ये भी मैंने डेफिनेशन में ही साथ में जोड़ दिया है कि रेजिस्टेंस इस वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू मोशन। जो उनकी मोशन होती है इस वजह से। ओके, अब इस रेजिस्टेंस को एक सिंबल से हम डिनोट करते हैं। हर एक चीज की रेजिस्टेंस होती ही होती है। जैसे आपके घर में एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब का जो वायर होता है टंगस्टन का बना होता है, उस मटेरियल की एक रेजिस्टेंस होती है। ओके, किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। आप घर पे कॉपर वायर यूज करते हो तो उसकी भी एक रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो अलग अलग वायर की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, और उसी बेस पे हम देखते हैं, उस रेजिस्टेंस के बेस पे ही कहाँ कम करंट भेजना होता है, कहाँ ज्यादा करंट भेजना होता है। जहां कम करंट भेजना होता है हम वहां ज्यादा हाई हाई रेजिस्टेंस वाली वायर यूज कर लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहां से अगर मैं R निकालता हूं तो V बाय आई बनता है। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली जाए
तो I और R का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर कहीं पे करंट ज्यादा है तो वहां की रेजिस्टेंस क्या है, कम है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे। जब भी आप किसी भी फॉर्मूले में दो चीजों का रिलेशन देखते हो ना, कि R का I के साथ या फिर R का V के साथ क्या रिलेशन है, तो आप बाकी सभी चीजों को कांस्टेंट कर देते हो, तभी वो ठीक आएगा, वरना गलत आ जाएगा। अगर मैं इसको कांस्टेंट ना करूं, अगर मैंने इसको कांस्टेंट नहीं किया, तो फिलहाल मैंने ये एक लाइन बोली कि करंट को ज्यादा करो, रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। करंट को ज्यादा करो, रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी, लेकिन क्या पता ये वाला चेंज होके बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो ये वाला बढ़ जाएगा तो ये वाला भी बढ़ जाएगा, फिर तो इसी तरीके से कुछ होगा ना। मैं सिर्फ एक फॉर्मूला वाइज आपको बता रहा हूं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बढ़ने से ये बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस आपकी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो अलग है आपके, ठीक है। तो बेसिकली मैं किसी फॉर्मूले के लिए बता रहा हूं कि एक चीज कांस्टेंट रख के या फिर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रख के दो के बीच का रिलेशन हमेशा डिफाइन होता है। तो अब वही फैक्टर हमको पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है आपकी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर सिंबल से डिनोट करते हैं। देखो सबसे पहले आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस आर जो है आपकी, वो आपकी वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपकी वायर की लेंथ होगी उतने ही ज्यादा कोलिजन होंगे, और बेसिकली कोलिजन ही तो आपकी रेजिस्टेंस है। तो जितने ज्यादा कोलिजन उतने ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपकी होने वाली है। तो वायर की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो एरिया पे भी डिपेंडेंट होती है। हमारे पास एक ये वाली वायर है जो पतली सी है, और एक ये वाली वायर है जो जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप थिकनेस से देख सकते हो, इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। तो ये जो सर्कल बन रहा है ना, आउटर सर्कल, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री का एरिया ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका। तो ये ज्यादा है, तो यहाँ पे चार्जेस आसानी से चल सकते हैं इसके कंपैरिजन में। ये कम थिकनेस है इसकी, तो यहाँ ज्यादा थिकनेस है, तो चार्जेस को चलने में क्या हो रही है, आसानी हो रही है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये रीजन, कि सिर्फ इसी रीजन के कारण ऐसा हो गया आपका। लेकिन फिर भी बेसिकली अभी समझाने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है तो चार्जेस को चलने में आसानी होती है, रेजिस्टेंस कम बनेगी, कोलिजन कम होंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दो पॉइंट हमने पढ़ लिया अभी। ओके, अब थर्ड फैक्टर क्या आता है कि जो रेजिस्टेंस है ना आपकी, वो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। ये डायरेक्टली का सिंबल यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, तो वो डिपेंडेंट है नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपका जो मटेरियल है वो कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। जैसे आप कॉपर की वायर लेते हो या फिर आप सिल्वर की वायर लेते हो, ठीक है, या फिर आपने कोई और मटेरियल यूज कर लिया है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टेंस बेसिकली पक्का बदलने वाली है आपकी। तो वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। और रेजिस्टेंस जो है आपकी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, या मटेरियल भी आप यहां पे लिख सकते हो, लेकिन मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो कंडक्टर ही मैं यूज कर लेता हूं। तो टेम्परेचर क्या है उस कंडक्टर का, इस बात पे भी डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस की। अब यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है, मेरे पास दो चीजें हैं, लेंथ एंड एरिया, और एक फैक्टर
मटेरियल वाला भी यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल के साथ भी आ जाएगा हमारा। कैसे देखते हैं कि जितनी लाइनें अभी पड़ी हैं उन सबको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है हमको। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और इनको जब कंबाइन करते हैं हम तो यहां से लेंथ अपॉन एरिया आ जाता है, और जब इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आया, और वो कांस्टेंट है आपका ये रो, इसको बोलते हैं हम रो। इस सिंबल का नाम है ये रो आपका, लेंथ ओवर एरिया, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। किसके लिए यूज हुआ है ये रेजिस्टिविटी? अभी तक हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, ये है हमारी रेजिस्टिविटी। ओके, तो एक फॉर्मूला यहां पे बन चुका है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज द रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या है ये भी हमको डिफाइन करनी है अभी। तो फिलहाल एक बेसिक सा फॉर्मूला आ गया है जो कि क्या बताता है, जहां पे ये जो L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड रो इज द रेजिस्टिविटी, जो कि डिपेंड करती है, या फिर रो या फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल कौन सा है, कैसा है, इस बात पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी। लेंथ और एरिया तो आप समझ ही रहे हो। तो ये तीन फैक्टर आपके आ चुके हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। तो यहां से इस रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करना चाहेंगे। ओके ओके, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। अभी आया था रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर यहां से रेजिस्टिविटी रो निकाली जाए आपकी तो क्या निकलने वाली है, आर ए अपॉन एल, यही निकलने वाली है ना। और अगर एक ऐसा मटेरियल चूज कर लिया जाए, एक ऐसी वायर चूज कर ली जाए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो आपकी आर और रो इक्वल हो जाती हैं। और यहीं से हमको डेफिनेशन बनानी है कि क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस of that conductor whose length is 1 meter and area of cross section is also 1 meter square। तो यहां से रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। लेंथ को 1 मीटर मान लिया गया और एल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लिया गया, और यहां से लेंथ को 1 मीटर मान लिया। तो यहां से आप देख सकते हो रो और आर आपके इक्वल हो चुके हैं। तो यही आपकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी बेसिकली है तो रेजिस्टेंस ही। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूं आपको शो करके, जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर व्यू आएगा। ये हमारी कोई वायर है मान लेते हैं, जिसकी लेंथ L मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A मीटर स्क्वायर है। लेंथ आपकी 1 नहीं है, 1 मीटर नहीं है, और एरिया जो है इसका वो 1 मीटर स्क्वायर नहीं, A मीटर स्क्वायर है, कुछ भी है। ओके, लेकिन अगर इसमें से एक छोटी सी वायर काट ली जाए, कोई जैसे मान लेते हैं इतना सारी वायर मैंने ले ली, ये वाली जो है, ये वाला जो एरिया है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ अगर मैं यहां से यहां तक की देखता हूं तो ये 1 मीटर आ जाती है।
तो इस पूरी वायर में से एक छोटा सा हिस्सा मैंने चूज कर लिया, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस निकलने वाली है। ओके, और इस पूरी वायर में से आप इमेजिन करो इतना सारा पार्ट मैंने छोड़ दिया और सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया। तो आप अगर इतनी सारी ही वायर होती तो लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस हिस्से की, इस वायर की आपने क्या निकाल ली, रेजिस्टेंस निकाल ली। और रेजिस्टेंस निकालने के बाद जो रेजिस्टेंस आई है वही क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी है। इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस निकलने वाली है, मैं पूरी वायर की बात कर रहा हूं, वो तो निकलने वाली है इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी लेंथ और इसका एरिया, इस तरीके से। लेकिन मैं सिर्फ रेजिस्टिविटी निकालना चाहता हूं, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मुझे आर और एल सॉरी एरिया और लेंथ को क्या लेना पड़ता है, 1 लेना पड़ता है। तो इसका मतलब यही है कि एक ऐसी वायर चूज करनी है आपको जिसकी लेंथ हमेशा ही 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा ही 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस वायर की, इतनी सारी छोटी सी वायर की जो रेजिस्टेंस आने वाली है वही आपकी रेजिस्टिविटी होती है। ओके, अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जैसे ये फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं साइड में, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, कई बार आपसे पूछते हैं कि लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख के। तो आपको पता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल हो जाती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये आ गया कि लेंथ को डबल करने से या फिर एरिया को डबल करने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी का बच्चे फॉर्मूला देखते हैं ये वाला, और आप देखते हो कि एरिया को डबल किया तो रेजिस्टिविटी भी डबल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमने कांस्टेंट कर दी है कुछ चीजें कि रेजिस्टेंस ही है आपकी बेसिकली, लेकिन सिर्फ उतने हिस्से की जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, अब आपको लेंथ बढ़ा दो, आप इस वायर की लेंथ को बढ़ा दोगे तो यहां से ये वाली लेंथ को मैंने ये ज्यादा कर दिया, पहले इतनी सारी लेंथ थी अब लेंथ ज्यादा हो गई है। तो लेंथ के ज्यादा होने से पूरी वायर की रेजिस्टेंस तो बदल गई, लेकिन क्या इतने सारे हिस्से की रेजिस्टेंस बदली, क्या नहीं बदली है ना, क्योंकि आपने बेसिकली लेंथ बढ़ाई है। लेकिन 1 मीटर तो 1 मीटर ही रहेगा आपका हमेशा। आप एरिया को बढ़ा देते हो, तो आपने एरिया बढ़ा दिया तो दूसरी वायर चूज कर लिया आपने, इसी मटेरियल की दूसरी वायर यूज कर ली। ये कॉपर की है तो कॉपर की ही दूसरी वायर यूज करी, और ये इतनी मोटी है, इससे बहुत मोटी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया आपने। लेकिन आप देखो ये एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर ही है ना भी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई है पूरी वायर की, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमेशा 1 मीटर लेंथ की होती है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की होती है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो भी आपको दिख रही है, लेंथ डायमेंशंस आप जिसको बोल सकते हो, लेंथ या फिर आप एरिया बोल सकते हो जिसको, तो लेंथ और एरिया को चेंज करने से कभी भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख ली है। तो क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो 1 मीटर, ये हमने डेफिनेशन कर ली है इसकी। ओके, अब मैं यूनिट की ओर बात कर लेता हूं। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आपको पता है रेजिस्टेंस आपकी ओम होती है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ आपकी मीटर होती है, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट जो बचने वाली है रेजिस्टिविटी की वो बचेगी ओम मीटर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ओम मीटर। ये ओम का सिंबल होता है आपका ओमेगा, तो ओम को इस तरीके से डिनोट कर सकते हो आप। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी के बारे में हुआ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन जो थी वो लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी does not change with change in length and area। लेकिन फिर भी आप देखो, अगर मैं जो मैंने वायर ली थी यहां पे,
इस तरीके से मैं वायर ले रहा था। अगर मैं इस वायर को, कॉपर की वायर को मैं सिल्वर की वायर में बदल दूं, तो आप देखोगे सिल्वर की वायर में इतने सारे हिस्से की जो रेजिस्टेंस आने वाली है वो अलग आने वाली है। तो मटेरियल जब चेंज होता है तभी आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, या फिर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तभी आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, वरना रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ एंड एरिया। और आप लिख सकते हो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी आपकी डिपेंडेंट होती है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ने के बाद दो क्वांटिटीज और हैं हमारे पास, जो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के साथ ही रिलेटेड हैं आपकी। तो वो होती है आपकी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। हमने अभी भी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब क्या पढ़ने वाले हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस को R से, रेजिस्टिविटी को रो से, कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी को मैं सिग्मा, ये जो सिंबल है वो सिग्मा का सिंबल है, तो सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी का आर ए अपॉन एल, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जो कंडक्टेंस होता है आपका वो रेजिस्टेंस का ही इनवर्स होता है। तो कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ही इनवर्स आपका कंडक्टेंस होता है। जैसे आपकी रेजिस्टेंस जो है ना वो बताती है कि कंडक्टर आपका कितना बढ़िया है या कितना घटिया है। कंडक्टिविटी के मामले में अगर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, इसका मतलब करंट जो चलने वाला है काफी कम चलने वाला है। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी उसकी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस क्या मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम तो करंट तो ज्यादा चलने वाला है उसके अंदर। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट तो ज्यादा चलेगा ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो अगर करंट ज्यादा चल रहा है तो इसका मतलब यही होता है तो कि कंडक्टिविटी अच्छी है या फिर कंडक्टेंस उसकी अच्छी है। ओके, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है आपका। तो कंडक्टेंस G का जो फॉर्मूला बनेगा वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, रो एल अपॉन ए होता है। और रो एल अपॉन ए जो है आपका, उसको आप यहाँ पे 1 बाय आर, आर की वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए रो, और एल नीचे की तरफ आ जाने वाला है आपका। ओके, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है, और इसको इनवर्स कर दो आप, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। तो ओम इनवर्स कर दो आप, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। इस ओम इनवर्स को आप MHO भी लिख सकते हो, इसको उल्टा कर दिया MHO कर दिया, या फिर इसको हम साइमंस से भी बोलते हैं, साइमंस से भी इसको हम डिनोट करते हैं। तो ओम इनवर्स या फिर महो या फिर साइमंस, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो इसकी यूनिट को। इसी तरीके से जैसे रेजिस्टेंस आपकी होती है, रेजिस्टिविटी आपकी होती है, तो रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होगा 1 बाय रेजिस्टिविटी 1 बाय रो, वो आपकी कंडक्टेंस होती है। तो यहां पे कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो, 1 बाय रो आपकी ये हो जाएगी। और आपको रो का फॉर्मूला पता है ना, ये है आपका रो का फॉर्मूला। तो रो यहाँ पे करोगे तो एल ऊपर आएगा और आर और आपका ए नीचे की तरफ आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बनने वाला है। आप और भी फॉर्मूले बना सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं इस 1 बाय आर, 1 बाय आर क्या होता है आपका, 1 बाय आर तो जी होता है, तो इस 1 बाय आर को मैं जी में कन्वर्ट कर सकता हूं।
तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/r इज जी L/A बन सकता है। यहां पे अगर फॉर्मूला बनाओगे तो यहां पे 1/रो, तो 1/रो को मैं सिग्मा में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो यहां पे G इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन L, ये फॉर्मूले बन सकते हैं आपके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये वाले भी फॉर्मूले आपके बन सकते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूंगा कंडक्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होती थी? रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आई थी वो होती थी यहां पे ओम मीटर। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को आप क्या लिखते हो? महो, MHO से, और इस MHO को आप साइमन भी लिखते हो ना, तो फिर साइमन मीटर इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये यूनिट हमारी बन चुकी है कंडक्टिविटी की। ओके ओके, तो आगे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं, और जो जो टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं उन तीनों को अच्छे तरीके से समझने में बहुत हेल्पफुल होंगे ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज को मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में, हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट दे दिया गया है 2 पॉइंट के बीच का। मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का, ये आपका ए पॉइंट, यहां पे आपका बी पॉइंट। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे 2 कूलम चार्ज को लेके जाना है, तो आपको चार्ज कितना दे दिया गया? 2 कूलम। तो आपसे यही पूछा गया कि कितना वर्क हमको करना पड़ेगा, तो आपको वर्क निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, वर्क डन। देखो, आप पोटेंशियल की जब डेफिनेशन पढ़ते हो तो पोटेंशियल आप क्या पढ़ते हो? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे किया गया वर्क ही तो पोटेंशियल होता है, और यहां पे हमसे वर्क पूछा गया है, तो अगर वर्क पूछा गया है तो वर्क का फॉर्मूला क्या बना? चार्ज इनटू पोटेंशियल। और आपको चार्ज कितना दिया गया है? आपको चार्ज दिया है 2 कूलम, और आपको पोटेंशियल कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। तो यहां से वर्क कितना आ गया? 12 इंटू 2। तो आपका जो आंसर होगा वर्क डन वो आपका आ जाने वाला है 24। ओके, और यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, तो यहां पे मैं जूल ही लिखने वाला हूं। तो वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स, कितने चार्ज को लेके जाने में? 2 कूलम चार्ज को लेके जाने में कितना करना पड़ेगा? 24 जूल करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। आपके दो, आपके एक हीटर की ये वायर है, ये मान लेते हैं हीटर की एक वायर है, और इसके ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। इन ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो आपको 60 वोल्ट दिया गया है। यहां पे वोल्ट है, वी फॉर वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। When it draws a current of 4 एम्पियर from the source। कब है ये पोटेंशियल डिफरेंस? जब हमने 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तब इसके अंदर जो करंट चल रहा है इस हीटर की वायर के अंदर, वो करंट है आपका 4 एम्पियर, 4 एम्पियर चल रहा है। ओके, उसने बाद में क्या किया? फ्रॉम द सोर्स, सोर्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, बैटरी से है, बैटरी से वो करंट ड्रॉ, बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, और उसी की वजह से फिर उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका करंट चल रहा है। आगे फिर उसने क्या बोल दिया? आगे इसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कि आपका जो हीटर है वो कितना करंट ड्रॉ करने वाला है। कब?
इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच का 120 वोल्ट हो जाए, अगर 120 वोल्ट हो जाए तो करंट कितना होगा? 60 वोल्ट की बैटरी लगाने पे ए और बी पॉइंट के बीच में तो 4 एम्पियर करंट बनता है, लेकिन अगर 120 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो करंट कितना बनेगा, ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। ओम्स लॉ का ये क्वेश्चन है आपका, और ओम्स लॉ आपको पता है क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू I टाइम्स R। यहां पे V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे V और I पता है तब मैं R निकाल सकता हूं। ओके, वैसे इस क्वेश्चन में I निकालना है, तो अगर मैं I का फॉर्मूला बनाऊं यहां से, तो I क्या होगा? V बाय R। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो मैं देख लेता हूं मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। तो मेरे पास क्या V है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनली उसने बोला कि 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कर देना है। ओके, क्या मेरे पास रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस तो नहीं है। V और R दोनों होंगे तभी तो I निकल के आएगा ना। तो रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं अपन, ये दो फैक्टर दिए हैं ना आपको जो यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ कहता है V बाय I। तो V कितना है आपका? 60 वोल्ट, और करंट कितना आपका? 4 एम्पियर। तो यहां से इसको जब आप कट करने वाले हो तो आपका 15 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस आ गई आपकी यहां से 15 ओम, ऐसा यूनिट है ये आपकी। तो रेजिस्टेंस को 15 ओम लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस को मैंने कर दिया 15 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस उसने फाइनली कितना बताया? 120। इस चीज को हम सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 पे कट करते हैं, तो 5 पे यहाँ पे 3 आने वाला है, और यहाँ आने वाला है आपका 2 एंड 4, और फिर इसको कट करोगे तो 8 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब करंट जो है 8 एम्पियर आ जाएगा आपका आंसर। तो जब 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर करंट, और जब 120 वोल्ट किया तो 8 एम्पियर करंट आ जाएगा आपका। ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। आपको एक वायर है, उस वायर की रेजिस्टेंस दी है 26 ओम, रेजिस्टेंस आपको दी है पहले ही, और लेंथ भी साथ में बता दी गई है 1 मीटर। तो लेंथ आपको बता दी 1 मीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, आपको डायमीटर भी बताया गया है। अगर मैं डायमीटर का हाफ कर देता हूं तो आपके पास रेडियस आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट रेडियस ही लिख देता हूं, और वो है 0.3 mm, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दिया। डायमीटर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मिलीमीटर में दी गई है तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं सभी चीज ऐसा यूनिट्स में लेना चाहता हूं। तो मैंने इस R को 0.3 डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर, तो इस मिलीमीटर, मिली के नाम का 10 टू द पावर -3 कर दिया। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो आपको रेजिस्टेंस तो दी गई थी, लेंथ दी गई है, रेडियस है आपके पास। अगर रेडियस है उस वायर की तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो, और यहीं से हम रेजिस्टिविटी भी निकाल लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो है रेजिस्टिविटी के लिए, रो के लिए, क्या कहता है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या हमारे पास लेंथ गिवन है? बिल्कुल 1 मीटर। क्या रेजिस्टेंस है? 26 ओम। और क्या एरिया है? नहीं है एरिया, लेकिन रेडियस है हमारे पास। तो आर रेजिस्टेंस है आपके पास, लेंथ भी आपके पास है, और एरिया पाई आर स्क्वायर। ये देखो, ये आपकी वायर होती है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला लेना है हमको। तो इस वायर की रेडियस हमको पता है, तो इस सर्कल का एरिया पता है ना आपको, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपके पास। तो रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर करो, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास रेडियस का, सॉरी एरिया का फॉर्मूला बन चुका है। अब उस सभी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 26 गिवन है, और फिर पाई आ जाता है,
और फिर 0.3 10⁻³ बाय 2 इसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर दिया, और लेंथ आपकी 1 मीटर यहाँ पे है। तो जब ये पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं 3.14 करके, और जब इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो यहां से रेजिस्टिविटी जो आती है हमारी वो निकल के आती है 1.84 10⁻⁻6। और ऐसा यूनिट्स मैंने सभी क्वांटिटीज की ली है, तो रेजिस्टिविटी की भी ऐसा यूनिट ही लेनी है जो कि होती है ओम मीटर। तो फाइनली ये हमारी रेजिस्टिविटी आ चुकी है। और आप देखोगे जब मेटल्स की हम बात करते हैं तो वो मेटल्स की रेजिस्टिविटी इसी रेंज में लाई करती है, काफी कम है ये। देखो इस 1 वाले फैक्टर को मैंने छोड़ भी दिया अगर, तो 1.84 को आगे वाले फैक्टर को, तो ऑर्डर आप देखोगे तो ऑर्डर आया है इस वायर के लिए, जो ये वायर यहाँ पे यूज की गई है क्वेश्चन में, 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये काफी कम है, 10⁻⁻6 है। ओके, और मेटल्स की या फिर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इसी रेंज में आपकी लाई करती है, 10⁻⁻6, और भी कम होते हैं कई, तो जैसे 10⁻⁷ भी है, 10⁻⁸ तक भी, इतना कम भी आपकी रेजिस्टिविटी चली जाती है कंडक्टर्स की, तो बहुत कम होती है। तो रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन तो रेजिस्टिविटी जो है वो मैंने कंडक्टिविटी का इनवर्स बताई हुई है। अगर आपकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 आई है, तो अगर आप कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो तो 1/10⁻6 करना पड़ेगा ना आपको, जो कि 10⁻6 निकल के आने वाली है। तो ये नंबर तो काफी ज्यादा है 10⁻6, तो रेजिस्टिविटी बहुत कम है 10⁻⁻6, लेकिन कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 आई है, तो ये बहुत ही ज्यादा है। तो आप समझ रहे हो यहां से कनेक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन भी कुछ ऐसा ही रिलेशन रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का भी हमने पढ़ा है।